टीचर आपको मार्गदर्शन देते हैं। टीचर आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करनी है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका सवाल का मतलब मेन सवाल क्या है, क्योंकि कई जब आप कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे स्टेट लेवल या ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन्स में, तो सवाल जो सामने से दिखता है वो वैसा होता नहीं है। उसमें कोई ट्रिक लग रही होती है या कुछ होता है जिसको पहचानने के लिए आपके टीचर्स आपकी मदद कर सकते हैं। और जो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका डेडिकेशन होता है। बिना आपके डेडिकेशन के कुछ नहीं हो सकता। बोर्ड एग्ज़ाम से कंपटीशन तक एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। अगर मैं 1 to 10 के स्केल में रेट करूं तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम विल बी 8 एंड नेशनल लेवल का एग्ज़ाम विल बी लाइक 10 टाइम्स आपको इंक्रीज़ करनी पड़ती है मेहनत, 10 टाइम्स डेडिकेशन, हर कुछ 10 टाइम्स करना पड़ता है जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में कर रहे हो। कंपटीशन विल बी लाइक मल्टी-4। तो आप लोगों को उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो वो मेंटल लेवल का जो मेंटल टफनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और मेंटल टफनेस के लिए दो ही चीज़ काम आती है जो मुझे लगता है, एक आपकी खुद की नॉलेज, कॉन्फिडेंस जो आपका नॉलेज पे होना चाहिए, और आपके माता पिता की बैकिंग। मेंटल टफनेस में बिना माता पिता की बैकिंग के आप मेंटली टफ नहीं हो सकते। आप कई बार ऐसे मतलब ऐसे ही आपके पास कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि आप ग्राउंड लूज कर रहे हैं। क्या पता आप तैयारी कर रहे हैं, आप बीमार पड़ गए और आपको लग रहा है कि मेरे 1 हफ्ते बहुत क्रिटिकल थे, परंतु उस समय आपके माता पिता आपके साथ है। आपको उनसे जो मॉरल सपोर्ट मिलेगा उसको लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो डिसिप्लिन है, जो नॉलेज है, नॉलेज आपकी टीचर्स दे रहे हैं, डिसिप्लिन आपका खुद का है, मॉरल सपोर्ट आपके माता पिता दे रहे हैं। ये 3-4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग एक सवाल पूछ रहे थे यूपीएससी के बारे में, तो थोड़ा सा यूपीएससी का डिस्कशन भी मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे, कंसिडरिंग मैं और एसपी साहब दोनों यूपीएससी क्वालिफाइड हैं। यूपीएससी, मैं तो सबको यही सुझाव देता हूँ कि आप अपना ग्रेजुएशन पहले फोकस करें। 10th या 12th में यूपीएससी पे फोकस मत करें। डू नॉट फोकस ऑन यूपीएससी। आप अपना ग्रेजुएशन, जो आपका इमीडिएट फोकस होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद ही आप यूपीएससी देने के लिए क्वालिफाई होते हैं। अभी से आप कोई तैयारी करके कोई कुछ नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स लेंगे वही आपके यूपीएससी में सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप लोग अभी से यूपीएससी फोकस करते हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन लूज़ करते हैं, जबकि सारा कुछ जो आता है वो ग्रेजुएशन से आता है, या फिर जनरल स्टडीज़ जो होता है वो आप जो अभी पढ़ रहे हैं 10th और 12th, मैक्सिमम 10th तक जनरल स्टडीज़ में बस उतना ही आता है, बट उसका एरिया, उसका स्पैन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है, सबको लगता है कि यूपीएससी जो है वो टफ है। टफ है बिकॉज नंबर ऑफ पीपल अपियरिंग आर मोर। टफ इसलिए है क्योंकि आपका जो पढ़ाई का एरिया है वो बहुत वाइड है, जनरल है, बट अब यूपीएससी जनरल के साथ साथ डीप में भी पूछता है। तो बेसिक साइंस जो आप पढ़ रहे हैं उसी के सवाल आप जब आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो शायद से कुछ चीज़ें भूल गए होंगे, बट बहुत सारे लोग इसमें कोचिंग का सहारा लेते हैं। जो जनरल स्टडीज़ होती है, मुझे लगता है जनरल स्टडीज़ के लिए आपको कोचिंग के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग इंटर 10th में अच्छे खासे मार्क्स लेके आए हैं तो आपको वही चीज़ दोबारा पढ़ने के लिए जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके लिए टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत बेसिक साइंस या बेसिक हिस्ट्री या बेसिक आपकी सोशियोलॉजी जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, या इकोनॉमिक्स। तो आप लोग अपने ग्रेजुएशन पे फोकस करें। और दूसरा मैं सबको एडवाइस ये करता हूँ कि यूपीएससी में लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी मेहनत के साथ साथ, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो सिलेक्ट होते हैं वो कम होते हैं, तो जो लक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट भी होते हैं वो अपना ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली सीधे इस पर फोकस करते हैं।
तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग करा या कोई डॉक्टर बना और इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने अपना प्लेसमेंट नहीं लिया, या आप जिस कोई DU गया, कोई JNU गया, कोई ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में गया, वहाँ से उन्होंने प्लेसमेंट नहीं लिया और वो सीधे UPSC की तैयारी में आ गए, तो होता क्या है कि आपकी एम्प्लॉयबल एज निकल जाती है। 5 साल 6 साल आप तैयारी करते रह जाते हैं, फिर आप ढूंढते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, नहीं निकले अगर आप, जो अटेम्प्ट्स हैं आपके, अब शायद से 3 ही अटेम्प्ट है, अगर आप नहीं निकले 3 या 5, आई डोंट रिमेंबर, हाँ, तो जितने भी अटेम्प्ट्स हैं उसको देते रहते हैं कि चलो इस बार ये कमी रह गई, अगले बार में ये कमी रह गई, अगले बार में ये कमी रह गई, करते करते एज निकाल देते हैं। 22 साल से 28 साल या 30 साल हो जाते हैं, टाइम वेस्ट। अगर आप लोग उस स्टेज में, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप लोग जब भी ग्रेजुएशन से करें तो कम से कम 1 या 2 साल मिनिमम नौकरी ज़रूर करें, कोई भी नौकरी, कम से कम काम करना सीखिए, मैच्योरिटी आती है उससे। मैच्योरिटी आने से क्या है, जो आप सेवा में जाने के लिए सोच रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। IAS ऑफिसर बन के आप जब SDM बनते हैं पहली बार, तो किसी ज़िले की आबादी अगर 40 लाख है तो 7 या 8 लाख की आबादी आप संभाल रहे होते हो। तो आप 22 या 23 साल की उम्र में अगर कोई इतना बड़ा टास्क ले रहे हो तो उसके लिए एक मैच्योरिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। बचपना नहीं चलता है उसमें, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आपदा आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कोई छोटा बच्चा उसे जल्दी नहीं संभाल सकता। उसको संभालने के लिए संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है, जो तभी आती है जब आदमी थोड़ा काम करके सीखता है। तो मेरा तो मत यही है, मतलब लोग डिफर भी कर सकते हैं, मैं तो एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि संवेदनशीलता के लिए ज़रूरी है जब आप अपना, और इससे आपके 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला उद्देश्य तो यही पूरा होता है कि आप अगर UPSC में सिलेक्ट नहीं हुए और अगर आप 1-2 साल नौकरी कर चुके होते हैं तो कम से कम आपके पास वापस जाने का एक वो रहता है कि हाँ, मैंने 2 साल नौकरी करी है और मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कम से कम उसी जगह पे वापस जा सकता हूँ। बट अगर आपका नहीं हो तब बहुत जगह एम्प्लॉयबिलिटी वाली एज निकल जाती है और फिर आप लोग अपने करियर के साथ समझौते करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन करता है दिमाग में। तो इसलिए दूसरा जो मैं बता रहा था आपका कि यही कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं तो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी आती है, बैकिंग तो हो ही गई, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी आती है। आप जब काम करना सीख जाते हैं तब आप जब फील्ड पे आते हैं, तब आप अगर नौकरी में आते हैं तब आप थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, उसके अलग अलग पहलू देख सकते हैं और जो आपने काम के दौरान सीखे होते हैं। और 18 घंटे पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, 18 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है। मतलब मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ, मैंने पूरा लिस्टिंग करी थी, टाइम निकाला, एक एक करके चेक किया, मैं 18 घंटे तो पढ़ ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं सकता है। मेरे को लगता है आदमी को ब्रेक्स की भी ज़रूरत होती है, और अगर आप एक साथ ऐसे पढ़ते रहते हैं, मतलब हो सकते हैं सुपर ह्यूमन 1-2 लोग होते हैं, सारे लोग नहीं होते, नॉर्मली सब लोग एवरेज ही होते हैं। कंपटीशन में डिसिप्लिन से और डेडिकेशन से आदमी निकलता है। तो 18 घंटे का डेडिकेशन मुझे नहीं लगता बहुत लोगों में आ सकता है। अगर कोई आता है तो मतलब सुपर ह्यूमन्स ही होते हैं, क्योंकि पढ़ाई अगर लगातार आप 18 घंटे कर रहे हैं तो थक जाएंगे और आप ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। और ये जो लड़ाई होती है ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, आप एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस करने के लिए आपको लगातार उसमें लगे रहना होगा। खैर, UPSC पे बहुत सारी बातें हो गई। आज के दिन आप सब लोगों को सेलिब्रेट करने का अवसर है। आप लोगों को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि इतना बड़ा आप लोगों ने अचीवमेंट अपनी लाइफ में किया है। हर साल बच्चे करते हैं, कुछ सीखे चीज़ों से कि आगे आप लोगों का जो मार्ग है उससे आप उस पथ से हटे ना, उसी पथ पे बने रहें, दृढ़ निश्चय रखें। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप नॉलेज गेन करेंगे, बिना नॉलेज के कोई कॉन्फिडेंस होता नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में बताइए। और कंपटीशन के लिए टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है, और कंपटीशन 3 घंटे या 6 घंटे का खेल होता है, पूरे साल का खेल नहीं होता है। तो आप जब भी किसी कंपटीशन में आगे चल के अप्लाई, मतलब जब भी आप कोई कंपटीशन देंगे तो वो पूरा टेम्परामेंट का गेम है।
कि आप उस समय अपनी नर्व्स को कैसे होल्ड करके रखते हैं, वही आपके लिए मायने रखेगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो मॉक टेस्ट में, बट कंपटीशन के टाइम पे अगर आपका टेम्परामेंट थोड़ा बहुत भी हिलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, कंपटीशन की प्रैक्टिस करिए, टीचर्स का सहयोग लीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़े। मेरी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और इसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः आपको, आपके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।